नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान बाबा मयंक सर, पुर्णेंदु जी और अखिलेश सर, आप सभी का स्वागत है। अखिलेश सर, ज्यादा लंबा इंट्रो ना देते हुए भूमिका जिसको तुम भूमिका मत बनाओ, सीधे मुद्दे पे आओ। तो मुद्दे पे आते हुए कि उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वहाँ एक परिणाम जहाँ पर बीजेपी का 2 बार से बहुत अच्छा प्रदर्शन था, चाहे 14 की बात हो चाहे 4 बार पिछली बार भी ले, लेकिन विधानसभा में, लोकसभा की भी बात कर रहा हूँ। खैर, लेकिन सर ने वैल्यू एडिशन करके विधानसभा भी जोड़ दिया है। सर माइक वहीं रखा है, श्रोता भी है, तो जो ऑडियो सुनते हैं उनको समझ में नहीं आता क्या बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन सर 19 और 14 का परिणाम इस बार नहीं दोहरा पाए और किसी को भनक भी नहीं लग रही थी कि इतना बड़ा लॉस होगा। इतना बड़े लॉस के पीछे क्या सिर्फ पीडीए का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था वो माना जाए, या भाजपा के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम थी? क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही अपने सवाल में। आपने कहा कि किसी को भनक नहीं लगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा राज्य जहां पर आपकी सरकार इतने बड़े बहुमत से, आप तमिलनाडु पर फोकस कर रहे हैं, केरल पर फोकस कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके पैरों के नीचे जमीन निकल रही है, तो आपको इसका अंदाजा ही नहीं था। पीएम मोदी का जो मार्जिन था वो कम हो गया, राजनाथ सिंह जी का मार्जिन कम हो गया, अयोध्या में आप चुनाव हार गए, सीटें जो थी वो आपकी आधी रह गई करीब करीब, आपके सारे सहयोगी जो थे वो नाकाम हो गए। तो इसका क्या कारण रहा? मुझे लगता है कि इसके पीछे कई सारे कारण है, एक कारण इसके पीछे नहीं है। अखिलेश यादव का जो कॉम्बिनेशन है वो तो पिछली बार तो जो था वो तो ज्यादा फॉर्मेडेबल था। हाँ सर, वही सबसे बड़ा सवाल है। पिछली बार का तो उसको तो आप तुलना कर नहीं सकते हो, तो एसपी बीएसपी दोनों का साथ आ रहे हैं, उसको तो आप मैच नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बीजेपी ने उसको एक तरह से हराया था। बीजेपी की सीटें जरूर कम हो गई थी, लेकिन सीटें ठीक ठाक थी, 62 सीटें कम नहीं होती है। तो ये कोई गठबंधन को श्रेय दिया जाए, मुझे लगता है ऐसा भी नहीं है। ओवरऑल एक कुछ अंडर करंट था जो लोग पकड़ने में नाकाम रहे कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं था, ये महाराष्ट्र में भी था, ये आपको राजस्थान में भी दिखा, जहां पर कि 6 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर बीजेपी जीत गई। तो ये इन राज्यों में ऐसा क्यों हुआ, ये बीजेपी तो इस पर चिंतन मनन करेगी। लेकिन इससे कई कारण जो मोटे मोटे भी समझ में आ रहे हैं। एक तो कैंडिडेट सिलेक्शन, बीजेपी ने जोखिम मोल नहीं लिया। वैसे तो उन्होंने करीब अपने 30% सांसदों का टिकट काट दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में और बिहार में मोटे तौर पर सारे सांसदों को उन्होंने रिपीट किया, 2-4 को छोड़ के, जैसे वरुण गांधी है जो उनको परेशान करते थे उनको। तो ये भी एक कारण रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो इन सांसदों से खुश नहीं थे। तो सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। फिर एक ये 400 पार का नारा चला, इसको भी देख करके लोगों ने सोचा कि ठीक है 400 सीटें तो आ ही रही है, इतनी गर्मी है, क्या वोट देने जाए। ये भी एक कारण हो सकता है इसके पीछे, कॉम्प्लेसेंसी। और ये दिखा भी है कि जब मतदान प्रतिशत है वो कम हुआ। तीसरा, जाति समीकरण। जाति समीकरणों में सोशल इंजीनियरिंग इस बार अखिलेश यादव ने की। वो अखिलेश यादव जिनके बारे में एक तो शहजादे करके उनको बोला गया बार बार, राहुल गांधी। दूसरा, उनको डायनेस्ट कि ये वंशवादी हैं, तो उन्होंने, और तीसरा कास्टिस्ट कि एक ही जाति के लोगों को करते हैं। इस बार वो बहुत केयरफुल रहे। केवल 5 उन्होंने यादवों को टिकट दिया, जो कि उनके पिताजी, आप जानते हैं कि माए मुस्लिम यादव इक्वेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने केवल 5 यादवों को टिकट दिया, वो भी अपने अपने परिवार के लोगों को। लेकिन बाकी जो टिकट उनके थे वो ओबीसी को थे, बड़ी संख्या में गैर यादव ओबीसी को थे, और दलित को थे, और मुसलमान को थे। तो ये जो पीडीए की बात वो करते थे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इस पर उन्होंने फोकस किया। कुर्मी की जैसे बात हो रही है, अब एक कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के जो वर्मा जी, उनके वहां पे रेड हो गई। हाँ, रेड हो गई ठीक चुनाव के टाइम पर। तो इसका क्या मैसेज, नजरबंद उनको कहा गया, उन्होंने आरोप लगाया कि नजरबंद कर दिया गया। तो ये इसका क्या मैसेज चला गया? तो ये सब भी कारण है जो छोटी छोटी बातें कहीं मिलकर के बढ़ी। अब जैसे अयोध्या की आप बात कर लीजिए, कोई भी सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि अयोध्या को क्या नहीं मिला भाई, मंदिर मिला जिसके लिए इतने साल से नहीं, मतलब सदियों से लड़ाई चल रही थी, वो मिला, भव्य मंदिर मिला, लाखों लोग वहां जा रहे हैं, हर रोज चढ़ावा आ रहा है, टूरिज्म की फैसिलिटीज, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो भी क्यों अयोध्या में हार गए? लेकिन इसका दूसरा पहलू, इसकी चर्चा कम होती है, वो ये कि आप जब ये बना रहे थे तो इससे लोगों को, स्थानीय लोगों को क्या परेशानी हो रही थी? उनको आपने इन्वॉल्व किया नहीं किया? उनके जो घर टूटे उनको आपने मुआवजा दिया कि नहीं दिया? तो ये सब बातें जो बड़ी मैटर करती, तो ये अखिलेश यादव ने इस पूरे चुनाव को लोकल बना दिया। सर, इसमें एक चीज जो जोड़ना चाह रहा था मैं, सोशल मीडिया पे काफी लोग लिख रहे थे कि योगी जी ने काफी डेंट किया है, उस पर क्या है? मुझे नहीं लगता कोई, क्योंकि क्यों करेंगे आप? उसमें उनको क्या फायदा मिला? उसमें कहा गया जैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आपने जिक्र किया, कहा गया कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उनकी राय कम। देखिए, ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमारे देश में चलती है हर तरह से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी मुख्यमंत्री क्यों चाहेगा कि वो उसका परफॉर्मेंस, उनका जन्मदिन था मेरे ख्याल से कल,
और उनकी जो तस्वीर आई वो आप देखिए, उसमें कितने वो चेहरे पर उनका उदासी दिख रही है, उत्साह नहीं दिख रहा। एक चीज मैं आपसे पूछना कि आप शुरुआत करता हूँ, एक नैरेटिव जो अरविंद केजरीवाल ने जेल से आते से दिया था कि योगी और अमित शाह, जो योगी है उनको खत्म करना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं, वो नैरेटिव इतना बड़ा बिल्डअप हो गया कि ये अरविंद केजरीवाल के आए हुए 20 दिन में नहीं हुए थे कि वो पूरा यूपी का चुनाव, मतलब मैं बोलूंगा कि जो भी चुनाव उसके बाद से हुए उसमें कहीं ना कहीं वो टेंट फैक्टर चला गया कि ठाकुर नाराज हो गए हैं, योगी को बदलने की बात हो रही है, और नाराजगी को कहीं भी बीजेपी ने खंडन नहीं किया जिस तरीके से ऑफिशियली करना चाहिए। क्या आपको नजर आता है कि वो भी फैक्टर एक रहा है? देखिए, कई पोलस्टर मानते हैं कि दो बातें अरविंद केजरीवाल ने कही थी। एक तो कहा था कि इस चुनाव के बाद जो है नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं होंगे, वो कोई और प्रधानमंत्री होंगे, जिसका कि सभी स्तर पर बीजेपी नेताओं ने, बीजेपी ने ऑफिशियली इसका खंडन किया। दूसरी बात जो कही थी कि इस चुनाव के बाद योगी भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इसका किसी ने खंडन नहीं किया। तो कई पोलस्टर मानते हैं कि जो एक ठाकुरों के प्रति एक जो गुजरात से चली, जिससे कि आपको राजस्थान में भी घाटा हुआ। आप देखें कि पहले फेज का यदि 102 सीटें हुई थी, बीजेपी को केवल 30 सीटें मिली थी। आप कहेंगे कि पूरा तमिलनाडु था उसमें, लेकिन उसमें आधा राजस्थान भी था और बाकी भी थे, ये वेस्टर्न यूपी था। और वहीं पे आप चुनाव जब 7वें चरण में आता है, जब आप 57 सीटें पे वोटिंग होती है, तो बीजेपी को केवल 17 सीटें मिलती है। तो एक तो ये कारण है कि, और इसके पीछे जो एक नैरेटिव है, एक कारण तो ये गिना जाता है, दूसरा टिकट वितरण वगैरह तो है, लेकिन एक जो नैरेटिव विपक्षी दलों ने सेट किया कि आरक्षण हट जाएगा, 400 इनको क्यों चाहिए, जो नेताओं ने वहां पे बयानबाजी की, जिसमें कि अयोध्या के सांसद की भी बात कही जा रही है, जो बीजेपी के सांसद थे, उन सब का भी बयान था। जो वो नैरेटिव जो विपक्ष ने सेट किया कि आरक्षण चला जाएगा, दलितों का नुकसान हो जाएगा, वो कारगर किया। क्योंकि इस बार देखिए कि जो ट्रेंड अभी तक रहा है कि नॉन दलित जो वोट होता है, नॉन जाटव वाला, वो बीजेपी को जाता है। लेकिन इस बार जो देखने को मिला है कि दलित और मुस्लिम ने साथ साथ वोट किया अलॉन्ग विथ यादव, जिसका फायदा की मिला है समाजवादी पार्टी को। तो ये जो संविधान बदलने वाली बात, आरक्षण हटा देने वाली बात, अग्निवीर वाली बात, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये सारा एक ऐसा मुद्दा रहा जिसको विपक्ष जो है लोगों तक पहुंचाने में सफल रहा। बार बार बोला गया, इतना लंबा चुनाव प्रचार था, लोगों के बातों में दिमाग में इसको भरा गया, जिसको बीजेपी के कुछ नेताओं ने लोकल लेवल पर भी बोलना शुरू किया, जिससे लोगों को लगा कि अरे क्या सच में आरक्षण चला जाएगा। तो आज तो ये मुद्दा जो है लोगों तक गया। दूसरी बात जो बीजेपी के इसमें रहेगी, जो सबको लगा यार एक सांसद को हम वोट नहीं डालने जाएंगे तो बीजेपी का क्या बिगड़ जाएगा। ये बात सही। तो क्योंकि पहले फेज का यदि आंकड़े देखें आप, तो पहले फेज में 102 सीटें थी, बीजेपी को 30 मिली थी, कांग्रेस को 27 मिली थी, डीएमके को 22 मिली थी और समाजवादी पार्टी को 4 मिली थी, अन्य को 17 मिले थे। यहाँ के बाद बीजेपी मीटिंग करती है कि भाई लोग निकालो। तो दूसरे चरण में 87 सीट में बीजेपी 46 पे आती है, लेकिन छठे और 7वें चरण में आकर बीजेपी के जो है वो सांस फूल गए थे। तो एक तो मुद्दे हावी होने शुरू हो गए, विपक्ष ने अपनी पकड़ बना ली, और कहीं न कहीं लोगों को जो कई तरह का इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, और वो सारी चीजें यहाँ देखने को मिली। यदि खुदा न खास्ते अखिलेश वाली थ्योरी तेजस्वी यादव इम्प्लीमेंट कर देते, क्योंकि बिहार से होने के नाते कम से कम 2-3 सीट तो मैं मानता हूं कि किस तरह सिवान की सीट पर कहा जाता है कि जो साबुद्दीन की वाइफ चुनाव लड़ रही थी इंडिपेंडेंट, उसको हरवाया गया है, वहां पे यादवों ने उनको वोट नहीं दिया है। तो ऐसी कई सीटों का नुकसान झेला है आरजेडी ने, इस तरह से करके। लेकिन वही चीज इंप्लीमेंट करते, जैसा अखिलेश ने कहा कि केवल 5 यादव और 7 मुस्लिम, इतना ही दिया है। 4 मुस्लिम, चारों जीते। देखिए 5 और 4 मतलब 80 में से 62 आप सोच लीजिए। तो ये एक जो सोशल इंजीनियरिंग की बात जो पिछले विधानसभा चुनाव में 5 और 4 वो सारे जीते। हाँ, जो विधानसभा चुनाव में भी की जा रही थी, विधानसभा चुनाव में अखिलेश के बारे में, वो लगता है कि उसको कंटिन्यू किया है, जिसका फल उन्हें मिला है। मैं सर माइक ले लीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। बाबा ने कहा, सबने कहा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बाबा ने कहा कि एक संविधान बदलने वाली बात बहुत जोर पकड़ी, संविधान बदल देंगे, ये सब कर देंगे। तो मध्य प्रदेश में तो आदिवासी जनसंख्या सबसे ज्यादा है,
तो खतरा तो उनको सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में उल्टा रिजल्ट आया, यूपी में अलग रिजल्ट आया, ऐसा क्यों? हाँ, यही है कि और हम लोग ब्रॉड नेशनल पिक्चर देखेंगे तो एससी सीट जो है दलित डोमिनेटेड सीट में बीजेपी को बहुत ज्यादा डेंट मिला है। एसटी डोमिनेटेड सीट में बहुत कम है। और हाईलाइट हो रहा है कि रूरल एरिया में इनको ज्यादा नुकसान हुआ, चूंकि सीट सब जगह घटा तो रूरल में भी घटा, लेकिन अर्बन में स्ट्राइक रेट बीजेपी का गिरना, ये तो मोटा मोटी पिक्चर है। यूपी वाली में दो बात, यूपी हमको लगता है क्या कि अब ओरिजिनल रूप में आ गया। अच्छा। यूपी में 89 आ गया नहीं, समाजवाद नहीं, ओरिजिनल रूप इन द सेंस कि 89 के बाद आप देखेंगे 89 से लेकर 2014 तक बड़ा चरण हुआ है यूपी में। उसको जो याद है वो हम बताते हैं। 2004 का मुलायम सिंह यादव थे और सबसे बड़ी पार्टी थी, 35 सीट जीती थी। उसके 2-3 साल के बाद मायावती ने क्लीन स्वीप किया था, बहुमत से आई थी। 2009 में कांग्रेस और बीएसपी का सीट्स जो है लोकसभा में बराबर था। 2012 में अखिलेश को बहुत बड़ा बहुमत मिला था। 14 के बाद से 14 से लेके 2000, तो इसका मतलब है क्या कि यूपी में एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग रहा है 2014 से पहले। 2014 के बाद से वो चेंज हुआ। अब हमको लगता है कि लोकल लेवल की बात करें या यूपी अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। और दूसरी बात, और इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में वो सुहास बलसीकर जी ने लिखा था और वो देखना था हमको। उन्होंने लिखा था हिंदुत्व फैटिग, और उसको जांच करने के लिए देखिए यूपी में 2014 के बाद बीजेपी का अपसर्ज हुआ बहुत बड़ा। उसमें वो घटनाक्रम शुरू हुआ था मुजफ्फरनगर दंगे से 2013 का। और उसके बाद से, और इसीलिए हम देख रहे थे इस बार मुजफ्फरनगर मेरे लिए टेस्ट केस था कि क्या सच में हिंदुत्व फैटिग है। मुजफ्फरनगर से हारना इसका मतलब कि, और उसके आसपास के इलाके में सहारनपुर में भी घटना हुई, दोनों सीट पे हारना इसका मतलब हिंदुत्व का जो अपसर्ज था 2013 के बाद से, उसमें सच में थोड़ा सा फैटिग आ गया है। तो मेरे हिसाब से दो वही कारण, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी का जो यूपी का रिकॉर्ड रहा है 89 से लेकर 2014 तक, वो फिर से वापस आ गया है। बाकी सब होता होगा, बाकी सब ने उसको कंट्रीब्यूट किया। मतलब अरविंद केजरीवाल का बयान, हमको नहीं लगता कि किसी एक बयान से इलेक्शन का आउटकम चेंज हो जाए। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम लोग जब हो जाता है परिणाम तो हमको लगता है कि कांग्रेस ने कमाल कर दिया, लेकिन बहुत सारा चीज होता है जो मिल के, और चूंकि यूपी नोन रहा है भयानक एंटी इनकम्बेंसी के लिए, तो मेरे हिसाब से फिर से वापस आ गया यूपी उसी युग में। मैं एक ही लाइन बोलूंगा, यूपी का इलेक्शन ऐसा हो गया ना जैसे T20 में आप टॉस जीत गए, बैटिंग कर ली तो सब बोलेगा यार पहले बॉलिंग करना चाहिए। वो वही हाल बीजेपी की होगी। यदि आपने बॉलिंग कर ली तो यार इतना अच्छा पिछता रन बनाना था और उनको खिलाना था, ये हाल हो गया। वो तो यही है कि चुनाव खत्म होने के बाद तो आप विश्लेषण करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब चुनाव चल रहा होता है तब आप अगर विश्लेषण करें तो बड़ी मुश्किल होती है। मतलब नहीं, कोई भी मुझे लगता है कि बीजेपी को 50 सीट से कम नहीं दे रहा है। हमारा जितना भी एस्टिमेट है, हम कहते थे 50 तो आएगा ही आएगा। आज के दिन कोई बोले कि वो बीजेपी को 35 सीट दे रहा, तो मैं मान ही नहीं सकता। नहीं, तो जैसा सबने कहा अलग अलग फैक्टर्स गिना है, एक बसपा फैक्टर नहीं जोड़ा गया, वो भी जोड़ लेते, क्योंकि संविधान बदलना, रक्षा करने वाला बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है जो मायावती का वोटर रहा है। वो वोटर इस बार एनडीए, मतलब एनडीए से टक के इंडिया में चला गया, जो पीडीए बनाया गया। क्या आपको लगता है वो भी एक बड़ा फैक्टर था? इसमें एक चीज बोल देता हूँ, जो आपने बीएसपी वाली बात कही है, जो मैं पढ़ रहा था, 16 सीटें ऐसी जहाँ पर बीजेपी जीती है, और उन 16 सीटों पर जो जीत का मार्जिन है बीजेपी का, उससे ज्यादा वोट बीएसपी को मिले। तो ये इसका मतलब ये कि अगर वहां पर बीएसपी अगर ये तो नहीं होती तो आप देख लो कि उसका क्या मतलब, यदि बीएसपी एसपी कांग्रेस का अगर अलायंस होता तो वो 16 सीटें बीजेपी की कम हो जाती, तो जो 36 आई है वो घट के और 20 आ जाती है, और जो मेजोरिटी 240 पर जो पहुंचे वो और ज्यादा नीचे पहुंच जाता। ये वही हो गई, बैटिंग करना चाहिए। अश्विन, मैं आपका बीएसपी वाले सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा वही जिसकी मैंने तैयारी की। सर ने कहा था सिलेबस के बाहर का सवाल आ गया। तो नहीं, सिलेबस के अंदर का ही सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पहुंचने से पहले मैं बात करूँ जिसकी वजह से ये आउटकम आया है। बीएसपी एक फैक्टर है, मैं जो रट के आया वो पहले बीएसपी पे मैं 15 मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोग उतना सुनेंगे नहीं, तो धैर्य नहीं आपके ऊपर पास। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए चुनाव यूपी का क्या है,
ये पहली बात तो ओवरऑल चुनाव वेव इलेक्शन नहीं था, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। और ये हमें दिखता है अलग अलग स्टेट वाइज आउटकम में। इस पे कल मैंने बहुत लंबा बोला, दोबारा नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कुछ राज्यों में बीजेपी ने अपना प्रदर्शन सुधारा है और कुछ राज्यों में बहुत गिरा है। मतलब कि कोई आपस में सिमिलैरिटीज नहीं है। जहां पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 29 की 29 जीत गई, छत्तीसगढ़ में 1 सीट उसकी अप हुई है, गुजरात में कमोबेश वैसा ही प्रदर्शन है, उड़ीसा में उसने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया, विधानसभा लोकसभा दोनों जीत लिया है। तो बीजेपी ने अब किया है। तमिलनाडु में सीट नहीं जीती, वोट शेयर बढ़ा है। कर्नाटक, केरल में उसने पहली बार कोई एक सीट जीती है। तो ये भी एग्जाम्पल है जहां बीजेपी ने प्रदर्शन सुधारा, लेकिन वो भी एग्जाम्पल है जब बीजेपी प्रदर्शन बहुत ज्यादा गिरा है। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान, तो ये हमें देखने को आया। तो क्लैरिटी होगी कि वेव नहीं। अब सवाल जब इलेक्शन वेव का नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो होगा लोकल इलेक्शन। और जब लोकल इलेक्शन होता है तो यही अखिलेश यादव या राहुल गांधी या जो दूसरे विपक्षी नेता थे वो अपनी पिच पर ले आए मोदी जी को। जब वो अपनी पिच पर ले आए मोदी जी को, तो वहां खेल थोड़ा सा चेंज हो गया। क्योंकि अभी तक क्या था कि मोदी जी के नाम पर वोट मांगने के आते थे, कैंडिडेट को भी लगता था, आराम मिलता था ना कि मोदी जी के चेहरे पे वोट दीजिए, मोदी जी चेहरे। मोदी जी ने पहले कहा हम ही उम्मीदवार है, हमारे नाम पर वोट दो। कैंडिडेट को भी धीरे धीरे आदत हो गई कि जब मोदी जी के नाम पे मिलना है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो शायद उसने उतना हाथ पर मारा नहीं होगा, ये भी एक सच्चाई है। बहुत सारे जगह इसके भी एग्जाम्पल होंगे। तो वो फैक्टर, एक तो ये बात है, चुनाव हुआ लोकल, मतलब सीट टू सीट का चुनाव हुआ अश्विन। और आप देखिए यूपी का भी चुनाव में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। यूपी में कुछ इलाकों में भी हम लोग विश्लेषण कर रहे थे इसी बारे में। यूपी में अवध में देखिए इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जहां 1 सीट मिली थी पिछली बार हमारे रीजन के हिसाब से। 15 जो सीटें अवध में, वो 15 में कितनी 11 है शायद इनके पास। पिछली बार सिर्फ 1 रायबरेली जीती थी। बाकी आप सारी देखिए जो अयोध्या मंडल की सारी सीटें हैं, और इधर रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अमेठी, सारी की सारी इन्होंने जीत रखी है। फिर हम पूर्वांचल को एनडीटीवी 2 भाग में बांटता है, एक ईस्ट और एक नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो योगी जी का इलाका, जो गोरखपुर, देवरिया और उधर आपका पूरा बहराइच से लेकर श्रावस्ती और सब इलाके में, वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया है, खराब नहीं है। सीटें कम हुई है लेकिन उतना खराब नहीं है। वो 14 में शायद 9 उनके पास है। लेकिन जो ये इलाका इलाहाबाद से शुरू होकर आपका बलिया तक जाता है, जैसे बनारस, मिर्जापुर भी आता है, आजमगढ़, ये सब पूरा मछली शहर और जौनपुर का इलाका, यहाँ पर प्रदर्शन बहुत खराब हुआ है। बीजेपी पूरी तरह से आउट हो गई है। इवन प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जो जीत का अंतर है वो कम हो गया है। ये रही बात। वेस्ट में हमने बात की, जो पहले आपने पहले चरण का जो चुनाव था, राजपूत फैक्टर बिल्कुल असर दिखा वहां पे। मैं कल देख रहा था एक इंटरव्यू इमरान मसूद का, वो कह रहे थे कि मैं जीवन भर राजपूत समाज का रेडी रहूंगा, क्योंकि राजपूत समाज ने उनको जिस तरह से वहां समर्थन दिया। आप सिर्फ क्या, वो तो चुनाव कई बार लड़े हैं और लगातार हार रहे थे, बहुत दिनों बाद उनको जीत नसीब हुई है। तो किसके दम पे? क्या सिर्फ मुस्लिम वोट के दम पे हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। उनको राजपूतों की नाराजगी का फायदा मिला, राजपूतों ने उन्होंने खुला समर्थन किया है। और मैं देख रहा था किस तरह से वो चौपाइयां सुना रहे थे, और मैं कोई पुराना उनका यूट्यूब इंटरव्यू कल वैसे ही नजर पड़ गई मेरी। तो वो सारे फैक्टर हैं, राजपूतों की नाराजगी थी वहां पर। ऐसे ही जो टिकट बंटवारे की बात हुई उस पर बड़ी लंबी चर्चा होगी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो ये सारे, और जब अब हम लौटते, आपने जो बीएसपी वाला सवाल पूछा, तो बिल्कुल ये बात थी जो कि संविधान बदलने वाला सवाल था। नंबर 1 वो, और नंबर 2 जिस तरह से बीएसपी इनएक्टिव हुई, कल भी मैंने ये बात की थी, उसको बीएसपी के कोर वोटर ने, भले ही वो बीएसपी का सिंपैथाइजर, उसको सही ढंग से नहीं लिया, और उसके लिए उसने जिम्मेदार माना बीजेपी को कि जो बहन जी इनएक्टिव हैं। जो भी एक वजह है कि शायद एक वो डर की वजह से, तो डर किसका था? डर समाजवादी पार्टी का तो था नहीं, डर कांग्रेस का तो था नहीं, किसका डर था? सीबीआई ईडी किसके पास है? तो वो मैसेज भी बहुत अच्छा नहीं गया। हो सकता है उनको लगा हमारा उम्मीदवार नहीं गिरा, वो करो। और जो संविधान वाला सवाल, ये बात सही है, मेरी भी बहुत लोगों से बात हुई, मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ, तो बहुत तमाम लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि ये कम से कम 20%, खासकर मैं वो गैर जाटव की बात नहीं कर रहा हूँ, जाटव कम्युनिटी में कम से कम 20-30 वोट जो है वो सपा की तरफ डाइवर्ट हुआ। गैर जाटों में तो जो मिला ही मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे, आपने देखा अयोध्या में उन्होंने पासी समाज से आने वाले व्यक्ति को टिकट दिया, जो उन्होंने अयोध्या में हराया, अवधेश प्रसाद। कई बार के विधायक थे, लेकिन वो एक बड़ी जीत थी। उम्मीद नहीं थी कि अयोध्या बीजेपी हार जाएगी, फैजाबाद, लेकिन उन्होंने हराया। मेरठ में आपने देखा उन्होंने एक सामान्य सीट पर, वहां भी दलित उम्मीदवार, ठीक है 10,000 वोट से हार गए, वर्मा, क्या नाम, सुनीता वर्मा नाम था, तो उसका फायदा भी उनको मिला है सब चीजें। तो लोकल फैक्टर से चुनाव हुआ और उस पर सपा ने कहीं ना कहीं एक तरह से कर दिया। और मैं सिर्फ एक लाइन और जोड़ूंगा, ये जो बात थी कि कोई समझ नहीं पाया, मैं कहूंगा कि समझ रहे थे लोग, बस लोगों को आदत हो गई थी कि मोदी जी हार नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता, तो मानने को तैयार नहीं थे। वरना हम सब जानते हैं कि ये खबरें आ रही थी कि बहुत जबरदस्त चुनाव हो रहा है, बड़ा ही कांटे का मुकाबला है, बस कोई मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा हो जाए। अखिलेश सर,
जैसा इन्होंने कहा पुण्येंदु जी ने आखिर में कि भाई कोई मानने तय नहीं था, ये इसमें थोड़ी बहुत मैं बोलूँगा सच्चाई तो है। एक दो सीटों की चर्चा बस आप लास्ट टिप्पणी, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है हमारा, छोटा करना है, मयंक सर ने बोला। एक है अमेठी, एक है मेनका गांधी की सीट। मतलब माँ और बेटे दोनों पॉलिटिक्स से क्या होगा उनका फ्यूचर आप बताइएगा। दूसरा अमेठी चर्चा जिसकी है, रायबरेली अमेठी से एक कहते हैं क्या दे एक तरीके से जो सिपाही हैं उन्होंने स्मृति ईरानी हरा दिया, तो क्या मंत्रालय बना रहेगा? ये तो अभी कह नहीं सकते, ये तो सब चर्चा की बात है, क्योंकि वो हार गई चुनाव। हालांकि बीजेपी में ऐसा हुआ है पहले भी कि जो चुनाव हारे उनको मंत्री बनाते हैं, अरुण जेटली के साथ हुआ था। जसवंत सिंह भी जब एक बार हारे थे तो उनको बनाया था। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि हारे हुए को नहीं बना सकते, वो उनकी समीकरणों के ऊपर निर्भर करता है। देखिए स्मृति ईरानी ने अपना पूरा समय दिया जीतने के बाद, बल्कि आज से नहीं बल्कि पिछले 10 साल से वहाँ पे वो अमेठी में काम कर रही थी। तो इसका मतलब ये है कि वो भी उनकी निराशा झलकी भी कि मैंने इतना यहाँ पर काम कराया, खड़ंजे लगवाए, सड़कें बनवाई, पुलियाँ बनवाई, अस्पताल बनवाया, सब कुछ किया, इसके बावजूद भी अब जो जनता का फैसला है वो मान रही है। वो मलाल उनका साफ तौर पर दिख रहा था, लेकिन ये हवा कुछ और चल रही थी जो लोग भाप नहीं पाए, जो शुरुआत हमने जिस बात से की थी। मेनका गांधी का जहाँ तक प्रश्न है, बहुत हैरान करने वाला नतीजा है, क्योंकि 8 बार वो जीत चुकी थी और एक तरह से ये उनका आखिरी चुनाव था। इसके बावजूद भी अगर जनता ने वहाँ पर उनका साथ नहीं दिया तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जो मूड था वो लोग भाप नहीं पाए कि आखिर में क्या उनका जनता क्या चाह रही है और जनता का फैसला क्या हो सकता है। और जहाँ तक इनके भविष्य का प्रश्न मुझे लगता है कि अब तो मेनका की पारी तो खत्म हो चुकी है। वरुण का जरूर देखना हो कि आगे वो क्या उनका क्या स्टैंड रहता है, लेकिन वरुण भी अब मुझे लगता है कि कुछ ब्रेक लेके समय लेके फिर सक्रिय थोड़े देर। इसी में एक छोटा जोड़ दीजिए, जो कांग्रेस की चर्चा थी कि कांग्रेस लोग कह रहे थे कि रायबरेली बचा ले तो बहुत बड़ी बात है, वो 7 में चली गई, मतलब 6 पे। उसी में एक तो आज बहुत कमाल का उदाहरण है सीतापुर सीट की। हाँ सर, उसी की कमाल है कि वो बीएसपी के समाजवादी पार्टी के कोटे में आया। समाजवादी पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बनाया उसने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर कांग्रेस को दे दिया गया। कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया उसने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। उसके बाद दूसरे को ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया गया जिसको कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नहीं जानता, राजेंद्र राठौर जीत गया। राजेंद्र राठौर, सही बात। इसका मतलब कि उस जगह पे सीतापुर में लोगों की भयानक नाराजगी होगी कि हम इस कैंडिडेट को हरा देते हैं, इसीलिए जो सामने दिखा उसे वोट दे दिया। तो इस तरह का भी ये फैक्टर हुआ है। मतलब 80 सीट में 80 चुनाव हुए हैं। ये यही लगता है। और उसमें आपने अमेठी का जिक्र किया, आज ही मैंने किशोरी लाल जी का इंटरव्यू किया, मैं उनसे मिल के आया हूँ। तो किशोरी लाल जी को तो जो भी रायबरेली अमेठी कवर करने गया जरूर जानता होगा। और जब उनको टिकट दिया तो मैंने उनको पूछा कि आपको आइडिया था क्या? वो बोले नहीं, मैं तो गांधी परिवार में से किसी को लड़वाने के लिए अपना तैयारी कर रहा था, मुझे बोला मुझे लड़ लो। तो मैंने बोला आपको विश्वास कब हुआ कि आप लड़ पाएंगे? बोला नॉमिनेशन भी जल्दबाजी में किए, लेकिन नॉमिनेशन के बाद जो भीड़ मिली ना उसको देखकर मुझे लग गया कि मैं लड़ सकता हूँ। और दूसरा उनका हम्बलनेस जो है ना, उस आदमी का आप जाके उनसे मिलिए। मैं कहूंगा कि इंटरव्यू यूट्यूब पे आप जाके उसको देखिए, लेकिन उस आदमी से मिलिए। हम और अखिलेश मिलते रहेंगे, अपने संसद में आ गए हैं। वो आदमी इतना डाउन टू अर्थ है। अच्छा, मैंने ये सवाल भी पूछा कि एक बार क्या हुआ था कि जब राहुल गांधी हारे ना, उसके पहले जब मार्जिन कम हुई थी तो उनको हटा दिया गया था अमेठी से। और मैंने ये सवाल पूछा कि सर आपको तो हटा दिया गया था, कहा गया था कि आप रायबरेली का ही काम काज देखें, क्योंकि कहा गया कि जो शर्मा जी हैं वही गांधी परिवार और जनता के बीच में बैरियर है, अब आप मिलने नहीं देते। तो बोले नहीं, मेरा काम मिलवाने का नहीं था, मिलवाने का काम उनके दफ्तर का था। लेकिन एक कारण जो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता ने गांधी परिवार को नहीं हराया कभी। मैंने बोला राहुल कैसे हार गए? तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के समय क्या हुआ कि एक तो प्रशासन का दबाव था, जो इस बार भी था, लेकिन प्रशासन का दबाव था और हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा। और एक लाइन उन्होंने कही कि जब 3 मालिक हो जाते हैं ना तो मिसमैनेज हो जाता है। तो उनका ये कहना था कि उस चुनाव में चूंकि इतना हाई डेसिबल चुनाव भी वो था और स्मृति ईरानी पूरी मजबूती से लड़ रही थी, तो यहाँ से गांधी परिवार से 3 लोग जो हैं वो 3 अलग अलग साइड डायरेक्शन दे रहे होंगे। तो वो जो 3 लोगों का जो डायरेक्शन वो जो है ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द डिनर। हाँ, तो वही चीज हुआ है वहां पे। हालांकि बड़ा अच्छे लड़े, बड़ी विनम्रता से लड़े। उन्होंने बोला कि मैं ट्रैप में नहीं आया, मेरे बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। और ये सुना उनको सोनिया जी ने कहा कि आप जो विनम्रता उन्होंने कहा कि मैं सर्टिफिकेट राहुल का भी लेके आया था, अपना अमेठी का सर्टिफिकेट जो लाया वो मैंने सोनिया गांधी को पकड़ा दिया। सोनिया गांधी को उन्होंने कहा किशोरी, जो हम्बलनेस आपने चुनाव में दिखाई है वही बनाए रखिएगा।
ये बड़ी बात। बाबा यहाँ एक चर्चा जैसे हमने अपने के लिए किशोरी लाल शर्मा की जो विनम्रता की चर्चा हो रही है, वाइस वर्षा एक और चर्चा भी हो रही है मीटिंग में, वो है स्मृति ईरानी के व्यवहार से जो है शायद कार्यकर्ता बहुत खुश नहीं थे। मुझे एग्जांपल याद आता है कि 2004 के चुनाव में मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री थे, बड़े कद्दावर नेता उस समय के, वो 2004 का लोकसभा चुनाव हार गए। वजह सिर्फ बाबा इतनी थी कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस बात से नाराज थे कि उनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा नहीं था, और रेवती रमन सिंह ने इसको यही मुद्दा बना दिया। उन्होंने क्या मुद्दा बनाया? मुद्दा सिर्फ उन्होंने हर भाषण में वो एक लाइन बोलते थे, आप जोशी जी घर जाएंगे, आपको जूता चप्पल बाहर निकाल के जाना पड़ेगा, हमारे घर में आप आएंगे, आपसे कोई नहीं उतर पाएगा। ये 2 लाइन का मुद्दा उन्होंने मार दिया, और लोगों के सेल्फ प्राइड को इतना उन्होंने जगाने की कोशिश की, और जीत गए वो। कोई मानता नहीं था कि भाई मुरली मनोहर जोशी हार जाएंगे। नहीं, ये बात तो है। मैं बहुत कुछ उन्होंने कहा कि मतदाताओं को किस तरह से ट्रीट किया गया, ग्राम प्रधान को किस तरह से ट्रीट किया जाता था, किस तरह से पुलिस का फोन जाता था ग्राम प्रधान के पास। ये सारा इंटरव्यू है, यूट्यूब पे देखिए, आप लोग मजा लीजिए। तो बाबा ने सब प्लग किया, फिर से प्लग कर देते एक बार कि बाबा का इंटरव्यू प्लीज देखें। आज 3 इंटरव्यू हुआ। चिराग पासवान वाला भी देख लीजिए आप लोग, वो तो मैं देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अग्निवीर पर रिव्यू होना चाहिए, और कह दिया, और ये कहा कि जातीय जनगणना पूरे देश में हो, लेकिन उसका डाटा रिलीज ना किया जाए। जेडीयू वाली लाइन उन्होंने पकड़ लिया। और एक और बाबा, और एक पीडीटी आचार्य जो कि सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं 14वीं और 15वीं लोकसभा में, उनका उन्होंने कहा कि मैंने ये पूछा कि भाई स्पीकर का पद क्यों चाहिए इलाज को? बोला स्पीकर का पद बहुत प्राइड का होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि स्पीकर रहेगा तो आप पार्टी नहीं तोड़ सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस बार जो लोकसभा का कॉम्बिनेशन है उसमें एक बहुत ही सीनियर नेता को, पॉलिटिशियन को स्पीकर होना चाहिए, और उससे भी जरूरी है कि एक सीनियर और एक सीनियर नेता को पार्लियामेंट्री अफेयर होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो होता है वो ब्रिज होता है अपोजिशन और सरकार के बीच, और स्पीकर भी होना चाहिए जो कि सबको ध्यान रखे, अदरवाइज हाउस नहीं चल पाता है। हाँ बाबा, हम लोग तो देखे हैं, ये लोग नहीं देखे देखे। तो एक पावर सेंटर स्पीकर का भी हुआ करता था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। और जब प्रमोद महाजन स्पीकर थे ना, उनका कमरा भरा रहता था, और यदि सोमनाथ दा ने कुछ बोल दिया तो वो काम सबसे पहले होना है कि सोमनाथ दा ने कुछ बोला है। स्पीकर का ऑफिस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो भले ही अब उतना नहीं रहा हो। बाल योगी के समय में भी मैं आपको बताऊं कि बाल योगी फर्स्ट टर्म के एमपी थे, जिनको कि टीडीपी ने जीत किया था वाजपेयी जी के समय, उनको कि स्पीकर बनाया जाए। किसी को मालूम नहीं था बाल योगी कौन है। हम लोग रिपोर्टर थे वहां पे, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज वहां पे 1 नंबर गेट पे खड़ी थी कि बाल योगी आने वाला है। उनके लिए एक स्पेशल जो है एयरपोर्ट से दिया गया कि जल्दी पहुंचे, क्योंकि 3 बजे तक नॉमिनेशन है, उनको दिया गया। और वही बाल योगी जब 13 महीने के बाद कॉन्फिडेंस वोट के समय जब ये हुआ कि गिरधर गमांग एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, वो एज ए सांसद भी हाउस में थे, और उनको वोट की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए, पूरा हाउस हम लोग थे गैलरी में, और बहुत लंबा चला उसमें। और उसके बाद वो बार बार संगमा के तरफ देखते थे, और कहा यह जाता है कि संगमा ने बाद में ऐसे किया था, और उसके बाद उन्होंने अलाउ किया, और उसे एक वोट से सरकार गिर गई। कभी किताब लिखूंगा तो ये सब भी लिखूंगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।